सो आप ये चीज आपको भी गर्डर डिस्प्ले हो रहा होगा। यस सर। मैं इसको एक्सेल में एक बार कॉपी कर लेता हूँ। सो आप देखो, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ अभी इसी इमेज पे फोकस करो। आपको एक्सेल ही दिख रहा है ना अभी? दिख रहा है सर। ठीक है। सो नॉर्मली क्या होता है दिवनीत, आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था लास्ट वाला, उसमें हो सकता है यूनिफॉर्म सेक्शन रहा हो, बट बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर्स में, मतलब इनफैक्ट जो मैं पर्सनली करता हूँ उसमें यही चीज होती है कि स्टार्टिंग का जो सेक्शन होता है ये वाला जोन थ्रू आउट द लेंथ, और ये एंड वाला जोन हम्म। अप टू 1 और 2 मीटर्स गर्डर की टोटल लेंथ तक, ये सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाला सेक्शन होता है फॉर अ गर्डर। इसमें क्या हम्म। होता है, नॉर्मली जो आपका टॉप से ऐसा दिखेगा आपको, ये जो थिकनेस है ये सबसे ज्यादा होगी। वेब की जो रिब की थिकनेस होती है ये सबसे ज्यादा होती है इस वाले पोर्शन में जो अभी मैं शेड कर रहा हूँ। अच्छा। ठीक है। इसके बाद ये जो आपको लाइंस, स्ट्राइट लाइंस दिख रही हैं जिसको अभी मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला, ये पोर्शन, ये टेपर्ड जोन है। टेपर्ड जोन का क्या मतलब है कि दिस इज अ ट्रांजिशन जोन। और इसके अलावा जो बीच वाला पोर्शन रह गया है जिसको हम मरून से इंडिकेट करते हैं, ये वाला, इसमें ये वाली थिकनेस इन कंपैरिजन टू दीज पोर्शंस बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट 200 mm, या इनफैक्ट 50% हो जाती है। सो एक ज्यादा सेक्शन से, मतलब अगर मैं ये सारी चीजें अभी डिलीट करूं, इस जोन से इस जोन में आने के लिए ये जो आपको ब्लैक एरो स्ट्राइक दिख रहे हैं ये वाले, ये एक ट्रांजिशन फेस होता है। 600 की थिकनेस से आपको 400 की थिकनेस पे आने के लिए आपको एक टेपरिंग करनी पड़ती है। इट्स जस्ट लाइक, इफ यू रिमेम्बर, वो स्टैट का जब मॉडल हमने किया था, हमने टेपर्ड आई सेक्शन यूज किया था। प्रॉपर्टीज ही थी सारी। हाँ। तो वैसी सारी चीजें हैं। अभी ये तो चलो इसमें आपको क्लियर नहीं हो पा रहा होगा मे बी, बट मैं आपको इस वाले एक्सेल से दिखाता हूँ व्हाट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से। सी, दिस इज वन सेक्शन जिसमें आप देख सकते हो ऊपर लिखा है आउटर गर्डर विद कैंटिलीवर ऑन वन साइड नियर सपोर्ट। नियर सपोर्ट मतलब ये जो लास्ट वाले सेक्शंस हैं, ये वाले, दिस, ठीक है। ये नियर सपोर्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बेरिंग पे सपोर्टेड होगा ये। तो नियर सपोर्ट सेक्शन ये वाला सेक्शन हो गया, और सेम उसके राइट साइड में भी। तो इसमें आप देखो एक यूनिफॉर्म सेक्शन ये जो जा रहा है ये वाला, दिस इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। अब इसके बाद नीचे आएगा, लेट्स सी, आउटर गर्डर विद कैंटिलीवर ऑन वन साइड टेपर्ड पार्ट। टेपर्ड पार्ट कौन सा होएगा? ये वाला, ये जो हैश्ड लाइन है ये टेपर्ड पार्ट है। जस्ट अ सेकेंड। तो आप देखो, ऊपर वाला जो सेक्शन था उसमें 600, यहाँ पे इसकी थिकनेस 600 थी। ठीक है। और ये जो टेपर्ड पोर्शन है ये वाला, इसमें इसकी थिकनेस, मतलब ये वाला जो रिब है ये, इसकी 450 हो गई है, ये 450। और अब हम आते हैं ट्रांजिशन वाले पे, जो बिल्कुल ही एंड में सबसे स्लेंडर या सबसे पतला वेब जिसका होता है उस जगह पे। और वहां पे वी विल सी कि वो 300 या कुछ इस केस में रखी गई होगी। सो ऐसा क्यों होता है उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। आप यूनिफॉर्म भी कर सकते हो, बट इन दैट केस आपको हो सकता है शेयर इन्फोर्समेंट या मेन स्टील की इन्फोर्समेंट थोड़ी सी ज्यादा देनी पड़े। सो इफ यू विल सी दिस सेक्शन, इसमें आप देख सकते हो टॉप पे हेडिंग लिखा हुआ है आउटर गर्डर विथ कैंटिलीवर ऑन वन साइड मिडिल सेक्शन। मिडिल सेक्शन करस्पॉन्ड्स टू दिस पार्ट जो हम्म। आपका ट्रांजिशन जोन के बाद है, और मेजर पोर्शन ऑफ द गर्डर इज द मिडिल सेक्शन। तो यहाँ पे आपका, इफ यू विल सी, दिस वेब इज ऑफ 300 mm ओनली। सो दिस इज 300 mm in cross section,
और ये जो ट्रांजिशन वाला पोर्शन था दिस वाज 450, और ये आउटर पोर्शन 600 था वेब। ऑलराइट, सो 450 कैसे आया, वो बेसिकली 600 और 300 का इंटरपोलेट या इसका एवरेज जो आता है वो 450 वैसे आया है बीच वाला पोर्शन का, क्योंकि कहीं पे भी वो 450 नहीं होगा, हर जगह वो 450 से कम या ज्यादा होगा। बट ये बहुत ही लिमिटेड जोन होता है, तो हम 300 और 600 के बीच में 450 इसको पुट कर देते हैं। मतलब इट्स जस्ट अ मीन ऑफ दोस टू थिंग्स, 300 प्लस 600 इज 900, 900 अपॉन 2 कम्स 450। सो मोस्टली ये वाला पोर्शन ज्यादा थिक इसलिए होता है क्योंकि आपकी शेयर फोर्स का जो डायग्राम होता है उसमें नॉर्मली ऐसे करके कुछ ट्रेंड होएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोड्स आर इन यूडीएल फॉर्म ओनली। तो यूडीएल के लिए आपके पास एक स्लोप लाइन बनती है एंड नॉट लाइक दिस, जो नॉर्मली एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड के लिए होता है। तो ये शेयर फोर्स डायग्राम एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड के लिए होता है, और हमारे यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोड्स आर इन यूडीएल फॉर्म। तो यहाँ पे इस जोन में शेयर फोर्स बहुत ज्यादा होता है। जब हम एनालिसिस कर लेंगे हमारे पास खुद ही डायग्राम्स बन के आएंगे, तो उससे काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं। बट एक प्रीलिमिनरी चीज, एक प्रीलिमिनरी बेस सेट करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे शेयर फोर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, एंड शेयर फोर्स को केटर करने के लिए इधर वी कैन प्रोवाइड एक्सेसिव अमाउंट ऑफ शेयर लिंक्स रिइंफोर्समेंट के फॉर्म में, या फिर हम सेक्शन को वहां पे अपने हिसाब से थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम प्रोवाइड कर देते हैं, जिसमें हम इस केस में विड्थ बढ़ा के उसका कंक्रीट वॉल्यूम अवेलेबल ज्यादा कर देते हैं, ताकि शेयर कैपेसिटी सेक्शन की वहां बढ़ जाए और शेयर लिंक्स हमें कम डालने पड़े। दैट इज वन थिंग। सेकेंडली, जो ये बीच वाला पोर्शन है, यहाँ पे आप देखोगे ये शेयर ड्रॉप होता है, तो शेयर के लिए यहाँ पे हमें सेक्शन ज्यादा थिक करने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो आपका बीएमडी जो होगा वो कुछ इस फॉर्म में होगा, जब आप देखोगे तो यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट्स होते हैं। अब उसके लिए भी हम सेक्शन थिक कर सकते हैं, बट वेब को थिक करने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इट इज वेरी वेल नोन, मतलब आप क्लासेस में पढ़ते भी होंगे या नहीं भी पढ़ा तो इट इज अंडरस्टूड कि वेब जो है वो शेयर लेने में ज्यादा हेल्प करता है। और अगर आप स्ट्रेस डायग्राम देखोगे बीएमडीज के थ्रू, तो सिर्फ टॉप पे और बॉटम पे मैक्सिमम स्ट्रेस जोन होते हैं फॉर फ्लेक्चर, नॉट फॉर शेयर। ये जो मैंने टर्म बना रखी है, एक सेकेंड मैं व्हाइट बोर्ड पे इसको बनाता हूँ। अंकुर, ये शायद आप मे बी आपको ध्यान हो या ना हो, और दिवनीत आई डोंट नो आपको भी ध्यान हो या ना हो, जो भी शेयर स्ट्रेस का फ्लो होता है वो सेंटर में ज्यादा होता है, राइट? दिस इज शेयर वाला, दिस इज शेयर का। बट जब आप बेंडिंग मोमेंट की वजह से स्ट्रेसेस या फ्लेक्सुअल स्ट्रेसेस की बात करते हो, तो वो टॉप फाइबर्स और बॉटम फाइबर्स पे ज्यादा होते हैं न्यूट्रल एक्सिस के। इसलिए क्योंकि शेयर गर्डर के एंड्स में ज्यादा था, हमें यहाँ पे सेंटर में सेक्शन ज्यादा हैवी चाहिए, तो इसीलिए हमने वहां पे एक यूनिफॉर्म सेक्शन दिया ओनली एट द एंड्स। बट वी नो दैट बेंडिंग मोमेंट एट द मिडल और अराउंड द मिडल जोन विल बी मोर। तो यहाँ पे अगर हम एक यूनिफॉर्म मोटा सेक्शन देंगे भी, वी आर जस्ट वेस्टिंग द मटेरियल, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उसको बस टॉप पे ही और बॉटम पे ही चीजें चाहिए, राइट? और वैसे भी हम आरसीसी डिजाइन कर रहे हैं, पीसीसी डिजाइन तो कर नहीं रहे हैं। बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल बिलो न्यूट्रल एक्सिस, ये न्यूट्रल एक्सिस बना रखी है, बिलो न्यूट्रल एक्सिस आपके पास ये वैसे भी आपके पास अवेलेबल होगा नहीं कंक्रीट का। सो ऑल यू आर लेफ्ट विद दिस, ऑल यू आर लेफ्ट विद दिस स्टील एट द बॉटम, जो मैं रेड डॉट से बना रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास स्टील अवेलेबल होगा, और ऊपर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस होंगे तो कंक्रीट ही अवेलेबल होगा। सो दिस इज द रीजन, जो आप ये वाली डायग्राम आप देख रहे हो, इसमें नॉर्मली दिस इज द मोस्ट प्रेफर्ड सेटअप ऑफ अ गर्डर। अब नेक्स्ट टाइम दिवनीत, जब भी आप कभी किसी फ्लाईओवर या ब्रिज के
पास जाओगे या आपको मतलब व्हेन यू विल क्रॉस द रोड्स कहीं जाते टाइम भी, तो जस्ट नोटिस कि जहाँ पे बेयरिंग्स होंगी वहां पे वो टेपर हो रहा होगा। मतलब चंडीगढ़ का मैं कुछ अब नहीं बता सकता, खरर वाले जो आरओबी खरर वाला जो फ्लाईओवर बना हुआ है वो अलग ही सिस्टम का है, वो आरसीसी टी बीम नहीं है, वो इन्वर्टेड टी बीम है। तो उसमें अच्छा। आप देखना बहुत क्लोजली स्पेस्ड बीम्स हैं। तो दैट इज ओके। नॉट आरसीसी टी बीम टाइप स्ट्रक्चर, दैट इज इन्वर्टेड टी बीम्स। तो वहां का तो मुझे नहीं पता, बट जब आप जीरकपुर वाली साइड जाओगे तो मे बी वहां पे हम्म। आपको ये मे बी, आई एम नॉट श्योर, बट मैं डेफिनेटली जाऊंगी जब तो आप मैं पटियाला पिक्चर भेजूंगी। ओके आप भेजना, वी कैन डिस्कस इट। बट व्हाट आई वांट यू टू विजुअलाइज कि आप खुद से ऑब्जर्व करके ये एनालिसिस खुद कर सकते हो। और ये सारी चीजें हमारे कॉलेजेस में नहीं डिस्कस होती है, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी खुद नहीं। ही पता होता है, और वो मोस्टली उनका एक होराइजन बिल्डिंग्स तक ही लिमिटेड रहता है। क्योंकि जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो एमटेक पीएचडी वो सारी चीजें करके आते हैं, वो प्रैक्टिकल डिजाइन करके नहीं आते हैं। वेरी फ्यू पीपल जो मैं जानता हूँ, वेरी फ्यू पीपल आर एक्चुअली टीचिंग इन अ वे, क्योंकि उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। वो अलग अलग एमएनसीज में या इंडियन कंपनीज में भी जॉब करके फिर वो टीचिंग प्रोफेशन में कुछ और रीजन से आए हैं, और वो साइड बाय साइड अपना फ्रीलांसिंग भी करते रहते हैं। एंड उस एडवांटेज को यूज करके वही चीज वो अपने स्टूडेंट्स से शेयर करते हैं। आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं बीटेक में था, इट वाज शायद थर्ड ईयर, और हम डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे थे। सर ने हम्म। सिंपल एक आई बीम का हमें कुछ दिया था, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल इवन आई फेल टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट आई सेक्शन। और हमारे सर ने हमें क्लियरली कह दिया था, इफ यू कैन नॉट कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिंपल आई सेक्शन, यू डोंट डिजर्व टू बी इन दिस क्लास। सो दिस इज वेरी ट्रू। इवन आपकी कुछ अभी भी क्लासमेट्स नहीं निकाल पाते मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि 9th 10th 11th से चली आ रही है चीजें। बट दैट इज फर्स्ट हाउ ईयर यू में भी हैव पढ़ाते हैं। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। काफी चीजें मतलब बंदे के ऊपर भी डिपेंडेंट होती है, पढ़ाने वाले भी डिपेंडेंट होती है, और ये भी एक प्रायोरिटी होना बहुत जरूरी है कि आपको आगे जाके डिजाइनिंग करनी है या नहीं करनी है। साइड पे कहीं पे भी जाओ यार, एटलीस्ट बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। आपको मिक्स डिजाइन साइड पे जा रहे हो तो वो पता होना चाहिए कैसे होता है, ऑल्दो आप कभी करोगे नहीं उसको। सारी चीजें इतनी बार हो चुकी है इंडस्ट्री में कि उनके पास अपने स्टैंडर्ड्स हैं, एवरी कंपनी हैज इट्स ओन स्टैंडर्ड्स, उनको कुछ करना नहीं पड़ता है। बट आपको तो पता होना चाहिए ना, बिकॉज यू वांट योरसेल्फ टू ग्रो एंड ग्रो। तो वो चीजें आपको पता ही होनी चाहिए। मैंने अभी इस पे क्यों फोकस किया, क्योंकि जब हम मॉडलिंग करते हैं, मैंने आपको L/4 L/8 वो सारी चीजें बताई, बट जब हम मॉडल करेंगे हम ऐसा भी प्रेफर करते हैं कि जो भी आपका सपोर्ट वाला जोन है उसके एंड में एक नोड जरूर हो। जैसे ये वाले दो नोड्स में सपोर्ट वाली प्रॉपर्टी जाएगी, ये ट्रांजिशन जोन में जो ये वाला टेपर जोन है यहाँ पे टेपर्ड वाली प्रॉपर्टी जाएगी, और बीच वाले में जो मिडिल वाला जोन है वहां पे सेंटर वाली या मिडिल वाली प्रॉपर्टी जाएगी। तो हम इसको इस तरह से प्लान कर सकते हैं इस नोट्स को। तो व्हाट आई मीन टू से इज, कि जब भी हम ग्रिलेज बनाएंगे, अगर आप नोड टू नोड जैसे बनाते हो वैसे बनाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आती है। बट लेट्स से ये सेंटर लाइन है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरा एक नोड एटलीस्ट ऐसी जगह पे हो जहां पे ट्रांजिशन स्टार्ट हो रहा हो। ठीक है, ये ट्रांजिशन वाला जोन है, ये सपोर्ट वाला जोन है, और सेम यहाँ पे ये ट्रांजिशन वाला जोन है, ये सपोर्ट वाला जोन है, और ये मिडिल जोन है। तो यहाँ पे तो मेरे को नोड्स अवेलेबल अगर होंगे तो मुझे प्रॉपर्टीज असाइन करने में बहुत इजी होगा। ठीक है, तो सेम ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिससे आप मोर रियलिस्टिक अप्रोच फॉलो कर सकते हो। अगर आप ये सब नहीं करते हो, मतलब अगर हो सकता है आपके नोड्स बाय द वे इक्वली ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हो, और आपका जो ट्रांजिशन जोन है इट मे बी द केस कि वो यहाँ खत्म हो रहा हो, तो इन दैट केस आपको हो सकता है ये वाला नोड यहाँ मूव करना पड़े थोड़ा सा। अगर आप नहीं करते हो तो आपको फिर ये टोटल यहाँ तक प्रॉपर्टी दे देनी पड़ेगी। बट वो एक्चुअल बिहेवियर उस स्ट्रक्चर का थोड़ा सा डिपिक्ट नहीं करेगा, ऑल्दो इतना ज्यादा एरर नहीं आता है।
क्योंकि आप थोड़ा कंजर्वेटिव ही डिजाइन करोगे अगर आप उसको ज्यादा प्रॉपर्टी दे रहे हो उस चीज को जो कि वहां पे नहीं होनी चाहिए थी। बट क्योंकि अभी आप एक बिगनिंग स्टेज पे हो, यू शुड नो दीज बेसिक्स, ये कोई आपको नहीं बताएगा। और सर। अंकुर जैसे आप इंटरव्यूज की मैं आपको बात कर रहा हूँ, इंटरव्यूज में इफ यू विल कोड दीज थिंग्स तो अगले वाले को पता चल जाएगा कि यार इसको ये चीजें तो पता ही है, तो वो भी पता होगा, और हम्म, वो पता आपको हो जाएगा आफ्टर दिस कोर्स। सर एक चीज मेरे को पूछनी ठीक थी। है। हाँ हेलो। बताइए। सर ये हम अपना हाँ स्ट्रेट बोलो पोर्शन, अंकुर। अपना ये स्ट्रेट पोर्शन और टैपर्ड पोर्शन कितना कितना रखेंगे स्पैन के हिसाब हाँ से? वही मैं आपको बता रहा हूँ। जो ये सपोर्ट वाला पोर्शन है इसकी रेंज 1.5 मीटर से 2 मीटर तक होती है। उसके बाद जो ट्रांजिशन जोन है 1:3 का स्लोप रख के, जैसे मान लो आपको 600 से 300 पे आना है। अभी मैं वो आपको इमेज शेयर करता हूँ, उससे शायद कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो आप, जैसे अब यहाँ पे आपके पास 300 वाली विड्थ, 300 वाली वेब थिकनेस स्टार्ट हो गई है, और यहाँ पे आपके पास 600 चल रही है हम्म, ना। हम्म, तो आपको नॉर्मली 1:3 का स्लोप, 1:3 के ये वाली जो लाइन आ रही है, ये दिख रही है हम्म, आपको, ट्राइंगल जा रहा है ये। बिल्कुल। तो इसको 1:3 मेंटेन करते हुए जितनी भी ये लेंथ बनेगी, उतना आपको ये वाला जोन देना पड़ता है। 1:3 तो का इस मतलब मैं समझा नहीं सर क्या बोल 1:3 का यही मतलब है कि 1:3 एक्चुअली एक आइडियल स्लोप होती है जिसमें मटेरियल फ्लो इजीली हो जाता है, शटरिंग वटरिंग के टाइम पे भी अच्छे से कंक्रीट फ्लो हो जाती है। तो एक तो इसका ये रीजन है 1:3 का। इसीलिए जब आप फुटिंग्स भी कभी डिजाइन करते हो या रिटेनिंग वॉल डिजाइन करते हो, तो हम्म, उसके एंड पे भी जैसे ऐसा सा कुछ सेक्शन होगा, ये हाँ आपकी टैपर्ड स्टेम सेक्शन। कुछ होगी। हाँ टैपर्ड सेक्शन। तो ये टेपर्ड हम इसीलिए प्रेफर, आप सीधी भी दे सकते हो बट फिर वही बात है कि फिर आप इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हो। तो टेपर्ड पोर्शन आप देते हो, तो ये भी हम कोशिश करते हैं 1:3 एटलीस्ट रहे, और ये तो कोड में लिखा ही हुआ है, ISO 78 में ऐसा लिखा हुआ है फॉर हम्म, दिस पोर्शन। तो अगर आप 1:3 नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो उससे, और मतलब 1:4 भी आप कर सकते हो, बट 1:3 से कम नहीं करना चाहिए आइडियली। उसके बेसिस पे ये जोन डिफाइन होता है। ओके। तो यही एक चीज है जिससे, देखो अगर आप इसकी 250 थिकनेस रखोगे तो ये जोन कुछ और हो जाएगा। अगर हम्म, आप इसकी 300 रखोगे तो ये वाली लेंथ कुछ और हो जाएगी। हम्म, मतलब कितने कितने डिस्टेंस के बाद वो 250 ऑटोमेटिकली हो जाए वो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। वो हम करेंगे जब हम ये सारी चीजें करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और कुछ आपको नहीं सर। पूछना है बीच में? नहीं। तो इसको डिस्कस करने का, इस पूरे इमेज को डिस्कस करने का यही पर्पस था कि कभी कभी अगर तो आपका यूनिफॉर्म थिकनेस है थ्रू आउट तो कोई टेंशन ही नहीं है, आप सिंपल मॉडल करो इंडिविजुअली, जैसे भी इक्वली स्पेस नोड्स आते हैं ग्रिलेज वैसे बनेगा, और सारी चीजें आराम से सॉर्टेड हो जाएंगी। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता है, टेपरिंग होती ही होती है, और वो करनी भी चाहिए क्योंकि मटेरियल की जितनी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन आप करोगे तो उतने अच्छे से आप मटेरियल सेव करोगे। एटलीस्ट प्रॉपर्टीज कैसे देनी है, एक्सेल, स्टैट, स्टैट एडिटर, इन सबको कैसे हमने साथ साथ यूज करना है ताकि बहुत ही स्विफ्टली हमारी मॉडलिंग कंप्लीट हो जाए। क्योंकि एनालिसिस पूरे डिजाइन का एक पार्ट है, और एनालिसिस अगर सही हुआ तो ही आपका हम्म, डिजाइन करने का मतलब है। हम्म, ठीक है। हम्म, तो आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। ओके सर। अगर आपको कुछ डाउट्स डिस्कशन या कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे हमारा कर्व भी बत- आता है, कर्व के साथ में हमारा ग्रेडियंट या कैम्बर जो भी आता है उसका भी इफेक्ट स्टैट में लेते हैं सर? नहीं, ग्रेडियंट या कैम्बर का जो भी चीज होती है वो आपकी डेस्क स्लैब की थिकनेस में नॉर्मली एडजस्ट हो जाती है। और कभी कभी या मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप अ, रुक जाओ मैं आपको उस पे बताता हूँ व्हाइट बोर्ड पे। जो आप कह रही हो दिवनीत, शायद आपको समझ नहीं आया होगा व्हाट इज ट्राइंग टू से। नहीं, वो शायद डेक स्लैब के ग्रेडियंट की बात, कितना है या नहीं। हाँ एक्चुअली बात तो उन्होंने वही की है, बट ही सेइंग कि क्या उसका भी इफेक्ट विलेज में लेते हैं या नहीं लेते हैं। बट तो मैं आपने अभी बोला आपको कि एक सिर्फ चीज ये विलेज ही दिखा, डिजाइन कर रहे हो ना शायद।
हाँ एक्चुअली ऐसा ही है। अब आप ये वाली फिगर देखो, इसमें अगर आपका ग्रेडियंट आता भी है तो वो ग्रिलेज में आप सोचो ना, पहले ग्रेडियंट मतलब ऐसा होगा कि ये स्ट्रेट ना होके थोड़ा टेढ़ा पड़ा होगा, ऐसे ही तो होगा। हाँ बिल्कुल ऐसे। जस्ट अ सेकेंड, जैसे ये ऐसे ना होके ऐसा पड़ा होगा, ऐसे ही हम्म। होगा ना थोड़ा सा। ऐसे यस ही। सर। तो ये जो चीज है, इससे आपके डिजाइन में या मतलब आप खुद देखो काफी चीजें हमारे लॉजिक से ही क्लियर हो जाती हैं। आप पहले एक बार थोड़ा सोचो कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। मतलब ऐसा होगा कि मेरे जो जो भी मेरा डेड वेट या जो भी सारी चीजें हैं, एक सेकंड इसको मैं ऊपर मूव कर देता हूँ। आप ये चीज विजुलाइज करो कि इससे बेसिकली फर्क क्या पड़ेगा। ऐसा होगा कि यहाँ पे वेट ज्यादा आएगा और यहाँ पे कम वेट आएगा, ऐसा होगा क्योंकि वेट तो हमेशा 90 डिग्रीज पे ही रहेगा सेल्फ सेंट्रोइड के। बिल्कुल सर। ठीक है। अब इसको टेढ़ा कैसे करना है, नीचे इसके पेडेस्टल्स लगे होंगे। अब मुझे खुद ध्यान नहीं है मैंने किस एपिसोड में पेडेस्टल्स की बात की थी। तो वहां पे पेडेस्टल्स की जो हाइट होती है ना, वो अकॉर्डिंग टू क्रॉस स्लोप वेरी होती है। तो जैसे ये जो आउटर वाला पेडेस्टल है, ये वाला, इसकी हाइट सबसे ज्यादा होगी, इसकी थोड़ी कम होगी। और ये डिपेंडेंट डिपेंडेंट होता है कि आपका ये वाला क्रॉस स्लोप कितना है। Minimum height of pedestal is 150 mm. This is written and very well mentioned in IRC 78, जो कि सबस्ट्रक्चर्स का कोड है। ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। जैसे जैसे टाइम प्रोसीड होगा, जो जो डेटा डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे वो आपको मिलते ही जाएंगे। और मैक्सिमम हाइट किसी भी पेडिस्टल की जो कोड परमिट करता है वो 500 होती है। तो लेट से अगर आपकी, और कल हम कैलकुलेटर के साथ बैठेंगे, तो कैलकुलेटर कॉपी और पेन तो आपके पास हो गई, वो बिल्कुल। सारी चीजें लेके हम ये सारी चीजें करेंगे। तो जो क्रॉस स्लोप वाली चीज है वो ग्रिलेज में हम उसका इफेक्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर आप ले भी लोगे तो आपका ना एक रिइंफोर्समेंट बढ़ेगा ना एक रिइंफोर्समेंट कम होगा, कुछ भी नहीं कम होगा कुछ भी नहीं बढ़ेगा। और मोस्ट ऑफ द केसेस में पेडेस्टल्स ही हमें हेल्प करते हैं वो क्रॉस स्लोप मेंटेन करने के। इन केस आप वो नहीं चाहते हो, आप इसको सीधा ही रखना चाहते हो, लेट्स से आप जैसे ये राइट वाला बना हुआ है ऑलमोस्ट, इसको आप सीधा ही रखना चाहते हो, फिर आपको क्या करना पड़ता है, प्रोफाइल करेक्शन करनी पड़ती है। मतलब डेस्क स्लैब की थिकनेस वेरी हो जाएगी, एक साइड पे कम होगी एक साइड पे ज्यादा हो जाएगी, तो वो क्रॉस स्लोप डेस्क स्लैब में मेंटेन हो जाता है। बट ऐसा नॉर्मली कोई करता नहीं है। सारे मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स में प्रेफर्ड यही होता है कि पेडेस्टल्स को ही वेरी किया जाए और क्रॉस स्लोप अपने आप मेंटेन हो जाती है, सर एक केस क्योंकि ऐसा भी होता है। डेस्क स्लैब की थिकनेस यूनिफॉर्म। हाँ जी। सर एक केस ऐसा भी होता है ना कि जिसमें स्पैन के अलॉन्ग ग्रेडियंट होता है। हाँ हर एक केस होता है। जैसे मैंने आपको जो अभी स्टार्टिंग में 4 आर्म आरओबी वलसाड का बनाया, उसमें 1:30 का ग्रेडियंट है, तो वो एक्चुअली में ऐसे चल रहा है। तो वो लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट की बात आती है, उससे आपके सबस्ट्रक्चर पे इम्पैक्ट आता है, सुपर स्ट्रक्चर पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। आप खुद सोचो ना, आप एक टेबल को रख रहे हो, मतलब एक बुक को ही पकड़ लो या अपने फोन को ही आप पकड़ लो, उसको आप सीधा रखो या थोड़ा सा टिल्ट करके रखो, आपके हाथ पे सेम फोर्सेस आएंगे। बस यही होगा कि जिस डायरेक्शन में वो टिल्ट है वहां पे एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और आ जाएगा, और वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिस चीज पे सपोर्टेड है, जैसे आपके हाथ पे अगर सपोर्टेड है तो वो आपके हाथ पे लगेगा, वो आपके सुपर स्ट्रक्चर पे या आपके फोन पे नहीं लगेगा। तो ये जो ग्रेडियंट की बात होती है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट, आप लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट की जो बात कर रहे हो मैं अब उसको समझ गया हूँ। ऐसे करके हमारी प्रोफाइल जारी होगी, एक स्पैन ये होगा, अगला ये होगा, ऐसे करके यही कह रहे हो ना आप। तो उसका इफेक्ट सब स्ट्रक्चर पे प्रीडोमिनेंट रहता है ज्यादा, बट सुपर स्ट्रक्चर पे मतलब मैंने तो कभी भी नहीं किया, और ना ही मैंने कभी देखा है कि मेरे सीनियर्स ने भी ऐसी कोई चीज की हो। बट हाँ सब स्ट्रक्चर्स पे उसका इफेक्ट लेते हैं हम, तो सब स्ट्रक्चर्स पे तो वो वी टेक केयर की लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट का जो इफेक्ट है वो लिया जाए। बट इन केस अगर आपके पास कोई लिटरेचर या कोई बुक में ऐसी चीज आपको मिलती है तो प्लीज शेयर करना, मैं उसको रीड करूंगा, मैं स्टडी करूंगा, देन आई लेट यू। और आपके पास कोई बुक है अभी जिसको आप फॉलो करते हो? सर मैं पिलाई एंड मेनन फॉलो करता हूँ सर। प्लाई एंड मेनन में तो ये चीज नहीं है ना,
रिलीज की? रिलीज का नहीं है, लेकिन सर उसमें मतलब उसमें दैट इज गुड, वो बेसिक्स के लिए ठीक है, वो आप फॉलो करते हो, अच्छी बात है। एक CS सुराना बुक है, मैं वो आपको शेयर कर देता हूँ, सर आप वो दोनों है को, मेरे शायद पास मैंने उसमें। आपको। हाँ, एक CS सुराना है, एक हेम्बली है। हाँ बिल्कुल सर। इनमें ग्रिलिच का एक चैप्टर है, तो कल वी विल स्ट्रेट अवे स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट। उससे पहले मैं एक बहुत ही वेल डिफाइंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट जनरेट कर दूंगा, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा दोनों को, ठीक है एंड सर। अकॉर्डिंगली वी विल मॉडल आवर रिलीज। प्रॉब्लम्स तो प्रॉपर्टीज देने में ही आती हैं, प्रॉपर्टीज क्या देनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कल बताया था कि लोअर स्टिफ मेंबर से हाईएस्ट स्टिफ मेंबर पे सारा लोड जाएगा, और वो तभी जाएगा अगर आपकी प्रॉपर्टीज सही से जाएंगी। ओके। सो अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, सो वी ओके विल सर। कंटिन्यू टुमारो, राइट?